गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्या हालचाल आपके? बढ़िया, दैट्स ग्रेट। हमने टेंस नाम का टॉपिक अच्छी तरह से पढ़ लिया है और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। हमारे टॉपिक का नाम है एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। ये टॉपिक स्कूल स्टूडेंट्स के लिए, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए और वो लोग जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उन सब के लिए समान रूप से उपयोगी है। अतः आप इसको ध्यान से देखिएगा। दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट इवन द स्टूडेंट्स हु वांट टू लर्न स्पोकन इंग्लिश, फॉर देम ऑल्सो दिस टॉपिक इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। ओके, आइए समझते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है, ही राइट्स ए लेटर। ये सेंटेंस है एक्टिव वॉइस का। ही राइट्स ए लेटर, ये सेंटेंस है एक्टिव वॉइस का। इसका सब्जेक्ट है ही। सब्जेक्ट कौन है इसमें? ही। सब्जेक्ट है ही। ही राइट्स ए लेटर, वह एक पत्र लिखता है। मतलब ही क्या है यहाँ पर? एक्टिव है, क्योंकि ही को बहुत इंपॉर्टेंट स्थान दिया गया है, इसलिए ही यहाँ पर क्या है? एक्टिव। ये क्या हो गया यहाँ पर? एक्टिव। मतलब जहां सब्जेक्ट एक्टिव हो, जहां सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस मिले, वो सेंटेंस तो होता है एक्टिव वॉइस का। ही राइट्स ए लेटर, तो ही को इंपॉर्टेंस मिला है, मीन्स ही क्या है यहाँ पे? एक्टिव। इसीलिए ये सेंटेंस किसका हो गया? एक्टिव वॉइस का। दूसरे सेंटेंस में हम देखते हैं, उसमें लिखा हुआ है ए लेटर इज रिटर्न बाई हिम। जो सब्जेक्ट एक्टिव था, जिसको बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया था, वो सब्जेक्ट यहाँ जा कर के हिम बन गया है। मतलब इसका उतना इंपॉर्टेंस नहीं है जितना इंपॉर्टेंस किसका था? ही का। मतलब यहाँ पर ही हिम बन गया, मतलब पैसिव बन गया। पैसिव का मतलब होता है निष्क्रिय। फर्स्ट वाले सेंटेंस में ही क्या है? एक्टिव। इसलिए इस सेंटेंस को हम कहेंगे एक्टिव वॉइस का सेंटेंस। सेकंड वाले सेंटेंस में ही का इंपॉर्टेंस नहीं है और ही हिम बन गया है, मतलब ये पैसिव बन गया। पैसिव का मतलब निष्क्रिय, इसलिए इस वाले सेंटेंस को हम कहेंगे पैसिव वॉइस का सेंटेंस। क्लियर? अगर हिंदी में हम इसको देखें तो एक्टिव वॉइस को हिंदी में कहते हैं कर्तृवाची। कर्तृवाची। और पैसिव वॉइस को देखें तो पैसिव वॉइस को हिंदी में कहते हैं कर्मवाची। क्या कहते हैं? कर्मवाची। अब ये जो इनका हिंदी में अर्थ है, इसको भी हम अच्छी तरह से समझ लेते हैं। एक्टिव वॉइस का मतलब कर्तृवाची। पहला हमारा जो सेंटेंस है वो है ही राइट्स ए लेटर। मतलब यहाँ पर ही क्या है? कर्ता है। कर्तृवाच्य मतलब कर्ता का इंपॉर्टेंट स्थान है यहाँ पर। ही कर्ता है और इसका इंपॉर्टेंट स्थान है, इसलिए क्या हो गया? ये कर्तृवाच्य। इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट देखें तो ए लेटर है। जो पैसिव वॉइस के सेंटेंस में ए लेटर है, वो सब्जेक्ट बन गया है। मतलब जो फर्स्ट वाले सब्जेक्ट में, फर्स्ट वाले सेंटेंस में जो वर्ड ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट इन कर्म, वो ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट बन गया। मतलब जो कर्म था उसका इंपॉर्टेंट स्थान हो गया, इसलिए नीचे वाले सेंटेंस को कहेंगे हम कर्मवाची। क्लियर आई बात समझ में? फर्स्ट वाले सब सेंटेंस में इंपॉर्टेंट स्थान किसका? कर्ता का, इसलिए कर्तृवाची। दूसरे वाले सेंटेंस में इंपॉर्टेंट स्थान किसका? कर्म का, इसलिए कर्मवाची। क्लियर? अब बात ये आती है कि हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाएं। हाउ टू चेंज ए सेंटेंस ऑफ एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। दिस इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। आप ध्यान से समझिएगा। मैं आपके सामने एक एक चीज बड़े आराम से क्लियर करता जाऊंगा एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इजीली। देखिए,
एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय ध्यान रखने वाली बातें, पहला पॉइंट देखते हैं इसमें। पहला पॉइंट ये है कि जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना देते हैं, आई बात समझ में? एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट होगा, पैसिव वॉइस में वही ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट। ठीक है, दूसरी बात देखते हैं। पैसिव वॉइस में हमेशा M3 काम आती है। M3 का मतलब है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक्टिव वॉइस में कोई सी भी फॉर्म हो, चाहे फर्स्ट फॉर्म, चाहे सेकंड और चाहे थर्ड, या हो सकता है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING हो, जो भी हो, बट पैसिव वॉइस में हमेशा क्या आएगी? थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट थिंग। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि पैसिव यानी क्या होता है? निष्क्रिय। पैसिव यानी निष्क्रिय। अगर कोई स्टूडेंट क्लास में निष्क्रिय है, पैसिव है, एक्टिव नहीं रहता, तो क्या उसकी इस बात की गारंटी फर्स्ट डिवीजन आएगा? नहीं, वो फर्स्ट डिवीजन भी नहीं आता, वो सेकंड भी नहीं आता, या तो फेल होता है या थर्ड डिवीजन ही आता है। तो जो लोग पैसिव होते हैं वो कौन से डिवीजन आते हैं? थर्ड डिवीजन। तो आप याद करेंगे कि पैसिव वॉइस में हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, क्योंकि पैसिव लोग कभी भी फर्स्ट डिवीजन या सेकंड डिवीजन प्राप्त नहीं करते। उनके चांसेस सिर्फ और सिर्फ किसके रहते हैं? थर्ड डिवीजन की। तो याद करने का ये अच्छा तरीका है, इसको आप याद करेंगे। तीसरी चीज, एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। वह उससे पहले बाय का प्रयोग करते हैं। बाय का प्रयोग करते हैं। कुछ केसेस में यह नियम लागू नहीं होता, अधिकतर केसेस में ये नियम चलता है, बट कुछ केसेस में नियम नहीं भी चल सकता। तो तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है कैंडिडेट्स। एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को बनाएंगे पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस का क्या है? ऑब्जेक्ट, तो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट। दूसरा, पैसिव वॉइस में हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि जो बच्चा पैसिव होता है, जो बच्चा निष्क्रिय होता है, वो क्लास में हमेशा थर्ड डिवीजन आता है। याद करने का एक तरीका मात्र है, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है कि इस बात की गारंटी हो। एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बना देते हैं, वह उससे पहले बाय का प्रयोग करते हैं। कुछ केसेस में यह नियम लागू नहीं होता। तीन चीजें बात आपके माइंड में आ गई। पहली बताइए क्या? एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाएंगे, दैट्स ग्रेट। और पैसिव वॉइस में हमेशा मेन वर्ब की
थर्ड फॉर्म का यूज होगा। कभी भी इवन अपवाद स्वरूप भी पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म के अलावा दूसरी फॉर्म का यूज होता ही नहीं है। यू हैव टू कीप दिस थिंग इन योर माइंड। क्लियर? अगला यह है कि एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है उसको पैसिव वॉइस का क्या बनाएंगे? ऑब्जेक्ट। लेकिन ऑब्जेक्ट से पहले एक वर्ड का इस्तेमाल होगा, दैट इज बाय। क्लियर? इसको आप अच्छी तरह नोट कीजिएगा कि तीनों नियम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। चलिए देखते हैं। ये नियम आपको याद होंगे। अब मैं आपको इतने बेहतर तरीके से एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पढ़ाने जा रहा हूँ कि ये तो सवाल ही नहीं है कि आप लाइफ में कभी भूलेंगे। बहुत मजा आने वाला आपको। देखिएगा, आप खुद पढ़ेंगे और अपने साथियों को पढ़ाएंगे, अपने घर में जो भी कैंडिडेट्स हैं पढ़ने वाले उनको भी पढ़ाएंगे। लेट्स प्रोसीड। एक तरफ लिखिए एक्टिव वॉइस, तो दूसरी तरफ लिखिए आप पैसिव वॉइस। एक तरफ लिखेंगे एक्टिव वॉइस, तो दूसरी तरफ क्या लिखेंगे? पैसिव वॉइस। एक छोटी सी टेबल हम बना लेते हैं, देखिएगा ध्यान से। ध्यान से समझिएगा। अगर कोई इंग्लिश का सेंटेंस हो जिसमें सबसे पहले सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, साथ में एस या ईएस भी हो सकता है, दैट्स नॉट नेसेसरी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। अगर एक्टिव वॉइस में कोई इस तरह का सेंटेंस हो, इस तरह का कोई वाक्य हो, जैसे आई राइट अ लेटर, ये वाक्य इसी पैटर्न का है ना? देखिए आप ध्यान से, है या नहीं है? आई क्या है? सब्जेक्ट। राइट क्या है? फर्स्ट फॉर्म। और ये जो ए लेटर है ये क्या है? ऑब्जेक्ट। क्लियर? अब हम इसको पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या करेंगे? देखिएगा, ऑब्जेक्ट का बनाएंगे सब्जेक्ट। ये ऑब्लिक का मैंने चिन्ह लगाया ना बीच में, इसका मतलब होता है का। इसका मतलब क्या है? का। ऑब्जेक्ट को बनाएंगे सब्जेक्ट, जैसा कि मैंने आपको नियम में भी लिखाया है। ऑब्जेक्ट विल बी चेंज्ड इनटू सब्जेक्ट। उसके बाद हम लगाएंगे ईच, आर या एम, देन थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय, और लास्ट में सब्जेक्ट को बना देंगे ऑब्जेक्ट। ये कब करेंगे? जब सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो। आपको फॉर्म याद होना बहुत जरूरी है। ये तो आपको एकदम क्लियर कर देना है कि कौन सी फॉर्म फर्स्ट फॉर्म है, कौन सी सेकंड है और कौन सी थर्ड नहीं है। बिकॉज एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में जो फॉर्म्स होती है मेन वर्ब की, उनका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है? तो अगर एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, तो पैसिव वॉइस में सबसे पहले ऑब्जेक्ट को बनाएंगे सब्जेक्ट, उसके बाद में लगाएंगे इज, आर या एम, जो हमारा सब्जेक्ट आ गया नया उस हिसाब से, देन थर्ड फॉर्म, देन बाय, एंड सब्जेक्ट विल बी कन्वर्टेड इनटू ऑब्जेक्ट। क्लियर? देखते हैं। अब इस सेंटेंस में देखते हैं ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है? ए लेटर। ऑब्जेक्ट क्या है? ए लेटर। अब ये क्या बन जाएगा यहाँ पे? सब्जेक्ट। क्लियर? अब इज, आर और एम, इन तीनों में से ए लेटर के साथ क्या लगाया जा सकता है ये देखना है। ए लेटर सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ क्या लगेगा? इज। अगर यहाँ पे कोई प्लूरल वर्ड होता, फॉर एग्जाम्पल लेटर्स होता, क्या होता? लेटर्स, तो यहाँ पे इज नहीं लगती, क्या लगता? आर। यहाँ मान लो आई आता इस जगह ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाने के बाद, तो क्या आता है यहाँ पे? एम। तो इज आ गया इसमें से। अब थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, राइट। राइट की थर्ड फॉर्म क्या होगी? रिटर्न। उसके बाद में क्या आएगा? बाय। आई यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो आई को क्या बना देंगे? ऑब्जेक्ट। तो क्या बन गया? मी।
A letter is written by me. कोई दिक्कत नहीं। अब आपके माइंड में एक बात आ रही होगी कि सर आपने आई का मी क्यों किया? ये सिस्टम है। सिस्टम ये है कि अगर सब्जेक्ट, देखिए मैं आपको समझा देता हूं। सिस्टम यह है कि सब्जेक्ट अगर आई हो तो ऑब्जेक्ट बनाते समय क्या बनेगा? मी। अगर सब्जेक्ट आई हो और उसको ऑब्जेक्ट बनाना हो तो क्या बनेगा? मी। अगर सब्जेक्ट वी हो और उसको बनाना हो ऑब्जेक्ट तो क्या बनेगा? अस। अगर सब्जेक्ट यू हो और ऑब्जेक्ट बनाना हो तो यू का यू रहेगा। अगर दे हो और ऑब्जेक्ट बनाना हो तो क्या बनेगा? देम। ही हो और उसका बनाना हो ऑब्जेक्ट तो क्या बनेगा? हिम। इन द सेम वे अगर सी सब्जेक्ट हो और उसको बनाना हो ऑब्जेक्ट तो क्या बनेगा? हर। अगर कोई नेम हो तो नेम तो चेंज होता नहीं है। इट हो तो इट का भी क्या रहेगा? इट। क्लियर? तो आई था अपने पास सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या था अपने पास? आई। तो ऑब्जेक्ट के रूप में क्या लिख दिया अपन ने? मी। दैट्स क्लियर। आई। अब इसमें एक बात और है जो अनेक बार कैंडिडेट्स के माइंड में आती है और वो इसको लेकर थोड़े परेशानी में रहते हैं कि सर सेंटेंस थोड़ा बड़ा हो तो क्या करना चाहिए? सेंटेंस बड़ा हो तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, यही पैटर्न लगेगा। और कुछ बचे हुए वर्ड्स हैं उनको बाई लिख दिया, बाई के बाद सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना दिया, उसके बाद लिख देंगे, या बाई के पहले भी लिख सकते हैं। देखिएगा एग्जाम्पल, आई राइट अ लेटर डेली, इसको हम बनाते हैं। तो सबसे पहला काम है ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? ए लेटर। तो क्या आ गया? ए लेटर। सिंगुलर इसलिए क्या आएगा? ईच। थर्ड फॉर्म ऑफ राइट ईच, रिटर्न, देन बाय। आई का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या बनेगा? मी। ये पैटर्न अपने अपना लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब एक वर्ड बच गया, कौन सा? डेली। इसको आप लास्ट में लिख दीजिए। सबसे बेटर तरीका है, उसको आप लास्ट में लिख दीजिए। लेकिन ये जरूरी नहीं कि लास्ट में लिखा जाए, ये सेंटेंस ऐसे भी हो सकता है। देखिएगा, ए लेटर ईच रिटर्न डेली बाय मी। इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ हो सकता है ऊपर वाला ऑप्शन नहीं दे और नीचे वाला ऑप्शन दे दे। तो मान लो किसी ने यही पैटर्न याद कर रखा है तो उसको तो लगेगा कि ये ऑप्शन ही गलत है। ऐसा नहीं है, आप याद रखें, ये जो बचे हुए अदर वर्ड्स हैं, ये अदर वर्ड्स आप बाई के पहले भी लिख सकते हैं, तो बाई के साथ में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाकर लिखने के बाद भी लिख सकते हैं। इज इट क्लियर? समझ में आई बातचीत? इस प्रकार आप लिख सकते हैं। अनेक बार बच्चों के माइंड में एक क्वेश्चन और आता है कि सर हमें तो पता ही नहीं चलता कि ऑब्जेक्ट क्या है। अगर सेंटेंस छोटा हो तो हमें पता लग जाता है कि ये ऑब्जेक्ट है। हम नॉर्मली क्या करते हैं, बच्चे मेरे को बताते हैं कि सर हम नॉर्मली क्या करते हैं कि जो लास्ट का वर्ड होता है उसको हम ऑब्जेक्ट मानते हैं। तो छोटे सेंटेंस में तो हमसे गलती नहीं होती, पर जो बड़े सेंटेंसेस है उसमें हमसे गलती होती है। उसका एक तरीका मैं आपको बताता हूँ, सो दैट यू विल नॉट मेक एनी मिस्टेक। अब जैसे ये है अपने पास, आई राइट ए लेटर डेली। कुछ बच्चों के द्वारा इसमें यह संभावना रहती है कि वो डेली को ऑब्जेक्ट मान लें, क्योंकि लास्ट वर्ड है। तो इसका मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, याद कीजिए। आप क्या करेंगे, जो मेन वर्ब है एक्टिव वॉइस का सेंटेंस उसको बाहर निकालेंगे। राइट। तरीका बता रहा हूँ ऑब्जेक्ट को ढूंढने का, और कुछ भी नहीं है कि ऑब्जेक्ट को कैसे ढूंढे। आपने मेन वर्ब बाहर निकाल ली, ठीक। इससे दो प्रश्न बनाइए, एक तो व्हाट से बनाइए और एक बनाइए होम से।
दो प्रश्न बनाएंगे, एक तो वॉट से और एक whom से। वॉट राइट, प्रश्न बना हमारा वॉट राइट, इसका हिंदी में होगा क्या लिखा, क्या लिखा। दूसरा है whom राइट, किसे मतलब व्यक्ति को, किसे लिखा, मतलब किस व्यक्ति को लिखा। दो प्रश्न बन गए, एक तो लिखा, एक तो बन गया कि क्या लिखा। तो इस प्रश्न का जवाब आपके एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में ढूंढो आप। क्या लिखा, जवाब क्या है बताओ, ए लेटर। तो इस प्रश्न का जो जवाब आएगा वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट। इस प्रश्न का जो जवाब आएगा वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट। तो इसका जवाब आ गया क्या लिखा, ए लेटर। तो ए लेटर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। एक प्रश्न ये भी बन रहा है whom राइट, किसे लिखा या किसे लिखते हो। तो इसका जवाब क्या है इसके अंदर, इसका जवाब इसके अंदर है ही नहीं। इसका मतलब इसमें कितने ऑब्जेक्ट हैं, एक ही ऑब्जेक्ट, सिंगल ऑब्जेक्ट। अगर दोनों प्रश्न का जवाब आ जाए तो कितने ऑब्जेक्ट बन जाएंगे, दो ऑब्जेक्ट। और एक भी प्रश्न का जवाब नहीं आए मतलब आपके सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है ही नहीं। और ऑब्जेक्ट नहीं है इसका मतलब आपके एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस है उसको पैसिव वॉइस में चेंज कर ही नहीं सकते। समझ में आई बातचीत। अगर दोनों प्रश्न में से एक भी प्रश्न का जवाब आ गया तो ऑब्जेक्ट है, दोनों का जवाब आ गया तो ऑब्जेक्ट है, दोनों का ही जवाब आ गया मतलब ऑब्जेक्ट ही नहीं है। एक तो हो गया व्हाट राइट, क्या लिखता है, और इसका हो गया किसे लिखता है। समझ में आ गई बातचीत। चल अब हम एक इसका दूसरा पैटर्न समझते हैं। पहला पैटर्न तो हमने समझा कि अगर सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, तो पैसिव वॉइस बनाते समय हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, इज, आर या एम। कौन सी लगाएंगे बताइए, इज, आर या एम। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म नहीं हो और सेकंड फॉर्म हो तो क्या करेंगे, वही मैं आपको बताने जा रहा हूं, देखिएगा। अगर एक्टिव वॉइस में, इसको आप नंबर तो डाल लेते हैं। अगर एक्टिव वॉइस में सबसे पहले सब्जेक्ट हो, उसके बाद मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, जैसे आई रोट ए लेटर, आई सब्जेक्ट, रोट सेकंड फॉर्म और ए लेटर ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को बनाएंगे सब्जेक्ट, उसके बाद लिखेंगे वॉज या वर, उसके बाद थर्ड फॉर्म, देन बाय, और लास्ट में सब्जेक्ट को बनाएंगे हम ऑब्जेक्ट। अगर यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म होती तो हम यहाँ पर वॉज वर नहीं लिखे, क्या लिखते, इज, आर, एम। या सेकंड फॉर्म होगी तो हम यह क्या लिखेंगे, वॉज वर। बाकी चीजें सब जगह रहेगी, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट सब जगह बनेगा, थर्ड फॉर्म सब जगह आएगी, बाय ऑलमोस्ट सब जगह आएगा, और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट भी सब जगह बनेगा। बस समझने वाली बात बस ये इतनी सी है, इस चीज को समझ लो आप। नथिंग विल बी रॉन्ग इन योर सेंटेंस, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, ए लेटर। ए लेटर के साथ वॉज लगाओगे अगर, यस वॉज। ये कौन सी फॉर्म है, सेकंड। थर्ड क्या बन जाएगी, रिटर्न। उसके बाद बाय और आई को बनाएंगे, ऑब्जेक्ट तो बनेगा मी। A letter was written by me. But candidates, आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि आपको ये पता होना चाहिए कि मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म की है या सेकंड फॉर्म की या थर्ड फॉर्म की।
बिकॉज इसके बिना इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। अगर आपको ये याद है तो मैं गारंटी देता हूँ कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का कोई सेंटेंस एग्जाम में आ जाए और आपसे गलती हो जाए, असंभव। बस ध्यान से चीज़ों को समझ लीजिए, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। मैं इस टॉपिक को इंग्लिश ग्रामर का इजीएस्ट टॉपिक मानता हूँ, सबसे इजी टॉपिक है ये। ध्यान से देखिए, एक देखते हैं और, ई टुक टी, इसको बनाते हैं, ये सब्जेक्ट, ये सेकंड फॉर्म और ये ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है टी, सबसे पहले टी लिखेंगे, सिंगुलर है होने के कारण क्या लिखेंगे, वॉच। टुक सेकंड फॉर्म है तो कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड, टेकन। और बाई लगाएंगे और ही का हो जाएगा हिम, टी वॉज टेकन बाई हिम। कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, कंफ्यूजन? बस ये बात याद रखने वाली है इसमें, सिर्फ बीच वाली बात, अगर सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है एक्टिव वॉइस में तो पैसिव वॉइस में वॉज वर्ब आएगा। सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म है तो पैसिव वॉइस में इज आर एम आएगा। आगे बात समझ में आपको ढंग से, कोई गलती नहीं होगी। चलिए हम इस टॉपिक को कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।